हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीत और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है शशांक रिडेम्पशन। ये हॉलीवुड की मेरी सबसे फेवरेट मूवी है एंड इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 9.3, जो कि अब तक की सबसे बेस्ट रेटिंग है। ये मूवी आपको उम्मीद रखना सिखाती है और बताती है कि अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एंडी डिफरेंट की, जो कि एक बहुत ही बड़ी बैंक का बैंकर होता है। जज उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर की हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है और सजा के बाद उसे ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका है। इस जेल का नाम होता है शशांक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है। यहाँ पर कायदे और कानून बहुत ही सख्त थे। अगर यहाँ पर कोई कुछ गलती करता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता है। जब एंडी यहाँ पर आया था तो कई दिनों से किसी से भी बात भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात यहाँ पर एक कैदी से होती है जिसका नाम था रेड। रेड यहाँ पर बाहर से किसी भी चीज को उपलब्ध करवा सकता था। रेड को जेल में पूरे 20 साल हो चुके थे। एंडी को एक हथौड़ी और एक बहुत बड़ा हीरोइन का पोस्टर चाहिए था, इसलिए वो रेड से इसे बाहर से मंगाने के लिए कहता है। तब रेड हंसते हुए से पूछता है कि क्या तुम उस हथौड़ी से सुरंग बनाना चाहते हो। इस पर एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि उस हथौड़ी से मैं क्या करूंगा। इसके बाद रेड एंडी को आगाह करते हुए बताता है कि 3 कैदियों की तुम पर पूरी नजर है। इस पर एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तब क्या वे मुझे छोड़ देंगे। इस पर रेड कहता है कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी ने जो हथौड़ी रेड से मंगवाई थी वो हथौड़ी आ चुकी है। रेड हथौड़ी को देखता है और कहता है कि इस हथौड़ी से सुरंग बनाने में कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इस पर एंडी उसे बताता है कि उसे पत्थर तराशने का बहुत ही शौक है, इस वजह से उसने यह हथौड़ी मंगवाई है। कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिसकी एंडी पर बुरी नजर थी, वे मौका देखते ही एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक चलता रहता है, लेकिन एंडी ने कभी भी इसकी कोई शिकायत किसी से भी नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा कोई ना कोई घाव के निशान जरूर रहते थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, जिसमें एंडी भी शामिल था। यहाँ पर जो उनका इंचार्ज होता है, जिसका नाम था हेटली, वो किसी बात से परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि उसके भाई ने $35,000 उसके नाम पर की है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा फायदा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। उनकी बातों को एंडी भी सुन रहा होता है। वो हेटली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो। एंडी की बात सुनते ही हेटली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले आता है ताकि उसे वहां से नीचे फेंक सके। इससे पहले कि हेटली उसे नीचे फेंके, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने पूरे जीवन काल में $60,000 तक का गिफ्ट कर सकता है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इस काम के लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे साथियों को केवल 3 बियर पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के साथी छत पर बियर का मजा ले रहे थे। इसका मतलब ये था कि एंडी ने हेटली का काम कर दिया था। ये समय एंडी के साथियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि कई सालों के बाद वे खुले आसमान में बियर का मजा ले रहे थे और कई सालों के बाद, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन उन्हें आज़ादी भी महसूस हो रही थी। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी किसी काम के लिए उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है उसे 3 लोग फिर से पकड़ लेते हैं जो उसका हमेशा से शारीरिक शोषण करते रहते थे। एक बार फिर से वे एंडी का शारीरिक शोषण करना चाहते थे, लेकिन इस बार एंडी उन लोगों के लीडर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वे तीनों मिलकर एंडी को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इस वजह से उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इसके साथ ही जो एंडी को मारा होता है उसे 1 सप्ताह के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 सप्ताह बाद जैसे ही वो अपने सेल में जाता है, वहां पर उसे हेटली मिल जाता है। ये वही ऑफिसर था जिसका एंडी ने $35,000 का टैक्स बचाया था। अब वो ऑफिसर उस आदमी को इतना बुरी तरीके से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जो जेल का वार्डन होता है वो एंडी के पास जाता है, क्योंकि हेटली ने वार्डन को बता दिया था कि किस तरीके से एंडी ने उसके $35,000 बचाए थे। इसी वजह से वो एंडी से मिलने के लिए वहां पर तलाशी के बहाने आया रहता है। यहाँ पर एंडी के हाथ में एक बाइबल होता है जिसे वार्डन ले लेता है, क्योंकि उसे भी बाइबल पर बहुत ही विश्वास था।
वार्डन एंडी के सेल में एक एक्ट्रेस की फोटो भी देखता है और कहता है कि वैसे मैं ये अप्रूव तो नहीं करता, लेकिन इसे कभी कभी नजरअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह होती है कि वार्डन को हथौड़ी नहीं मिलती है जो रेड ने एंडी को लाकर दिया था। इसके बाद वार्डन जेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन तुरंत ही वापस आता है और एंडी को उसका बाइबल देते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से जब सेल में मिला था तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था और इसी वजह से वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम था ब्रूक्स। ब्रूक्स ही अब तक लाइब्रेरी को संभाल रहा था। एंडी को ब्रूक्स के अंडर में काम करना था। एंडी लाइब्रेरी का काम करने के साथ साथ दूसरे ऑफिसर्स के आईटीआर को भी भरा करता था और कुछ दिनों के बाद उस जेल के जितने भी ऑफिसर्स थे वे सब अपना आईटीआर एंडी से ही भरवाने लगे, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही बढ़ गया था और इसी वजह से उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी और इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को असिस्टेंट के लिए रख लेता है और इस वजह से अब रेड को कारपेंटर का वो बोरिंग काम नहीं करना पड़ता था जो काफी हार्ड था। और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन ब्रूक्स जो पुराना लाइब्रेरियन था वो एक आदमी के ऊपर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा को माफ कर दिया था, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो पिछले 50 सालों से इसी जेल में रह रहा था। अब यही उसकी दुनिया हो गई थी। वो जानता था कि वो बाहर निकलकर अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चाहता था कि वो कोई ऐसा जुल्म करे जिससे सरकार उसे फिर से जेल में बंद कर दे। लेकिन एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा आदमी उस व्यक्ति को छोड़ देता है जिसके ऊपर उसने चाकू लगाया था। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रूक्स को उस जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर निकलने के बाद उसे ये दुनिया बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वो इस दुनिया में 50 साल बाद आया है। पहले सड़कों पर 1-2 गाड़ियां ही चला करते थे, लेकिन अब हर तरफ केवल गाड़ियां ही गाड़ियां थी। ब्रूक्स बाहर की जिंदगी में सरवाइव नहीं कर पाता है और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि वार्डन इन आउट प्रोग्राम के तहत कैदियों को बाहर ले जाकर उनसे काम करवा रहा था। वार्डन का मानना था कि इससे कैदियों को ये पता चलेगा कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट खुद ही हासिल करता है, जिसकी मदद से उसने बहुत ही पैसे कमा लिए थे क्योंकि कैदियों का जो लीवर चार्ज होता है वो बहुत ही कम होता है। ये सारा पैसा ब्लैक का होता है और एंडी उसे व्हाइट करने में उसकी मदद करता था। वो वार्डन का पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी वो रैंडल स्टीवन के नाम के नकली डॉक्यूमेंट बनाता है और उसी के अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो इस दुनिया में है ही नहीं। इस तरीके से वे दोनों बच जाएंगे। कुछ दिनों बाद जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम होता है टॉमी। वो बहुत ही जेलों में जा चुका होता है। यहाँ पर जब टॉमी को पता चलता है कि एंडी यहाँ पर लोगों को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में मदद करता है तो वो एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाहता है ताकि वो एक अच्छी नौकरी कर सके और अपनी लाइफ को सुधार सके। और इस वजह से एंडी टॉमी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन टॉमी और रेड आपस में बातें कर रहे थे। रेड उसे बताता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो तुम्हारी हाई स्कूल की परीक्षा तुम्हें आराम से पास करवा देगा। यहाँ पर टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी जेल में किस आरोप में है। इस पर रेड उसे बताता है कि वो अपनी पत्नी और उसके लवर की हत्या के जुर्म में जेल में कैद है और एंडी एक बहुत ही बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी शॉक हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि टॉमी एंडी और रेड को कुछ बातें बता रहा है। वो बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया था कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। घर का ओनर जाग गया और उसने उसको और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत ही बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंडी ने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के लवर की हत्या नहीं की थी क्योंकि एंडी को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक गवाह मिल गया था। इस वजह से वो वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसके काले पैसे को सफेद में कन्वर्ट करता है और वो उसकी सारी सच्चाई को जानता है। इस पर एंडी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे काले पैसों के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करूंगा। ये बात सुनकर वार्डन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इस वजह से वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी गवाही से एंडी बच सकता था उसे वार्डन गोली मरवा देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी और इस वजह से उसे गोली मार दिया गया। एंडी जानता था कि वार्डन जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है और इसी वजह से वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर वार्डन गुस्सा हो जाता है और एंडी को और 1 महीने के लिए काल कोठरी की सजा सुना देता है। अभी तक इस जेल में किसी भी व्यक्ति को 2 महीने तक की काल कोठरी की सजा नहीं मिली थी। काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद एंडी बाहर आता है।
वो रेड से कहता है कि रेड, क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ब्रुक्स की तरह, तब मैं शायद इस जेल से बाहर निकल पाऊंगा। यहाँ पर एंडी उसे बताता है कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं जीवात नहीं हो जाऊंगा। ये मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ पर एक होटल खोलूंगा और कुछ पुराने नाव लूंगा जिसे मैं रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समुद्र में मछली मारने के लिए निकल जाऊंगा। रेड को एंडी की बातें अजीब लगती है क्योंकि वो जानता था कि इस जेल से बाहर कभी नहीं निकला जा सकता है। वो एंडी से कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। तुम ये सोचो कि मैक्सिको बहुत दूर है और जो तुम सोच रहे हो एक बहुत बुरा सपना है। इस पर एंडी कहता है कि रेड, तुम सच कर रहे हो। अब मेरे पास केवल दो ही रास्ते हैं, पहला या तो मैं घुट घुट कर जीऊं और दूसरा या तो मैं घुट घुट कर मर जाऊं। वहां से जाने से पहले वो रेड से कहता है कि वादा करो रेड कि अगर तुम कभी भी जेल से बाहर निकलोगे तो तुम मेरा एक काम करोगे। इस पर रेड कहता है कि हाँ, मैं जरूर करूंगा। तब एंडी कहता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान के उत्तर की दिशा में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार में एक अलग काले रंग का पत्थर होगा, उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। वादा करो कि जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो वहां पर जरूर जाओगे। रेड उससे पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। इस पर एंडी उसे बताता है कि ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता करना होगा। इसके बाद एंडी सीधा वहां से वार्डन के पास जाता है उसका काम करने के लिए। वार्डन का काम करके वो उसके सारे डॉक्यूमेंट को एक खास तिजोरी में रख देता है। डॉक्यूमेंट को रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और कहता है कि मेरे कपड़ों को इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को एकदम आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में आ जाता है। वहीं पर रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि एंडी सुबह से ही अजीब सी बातें कर रहा था और वो एक 6 फीट की रस्सी भी मांग कर ले गया था। उसे शक था कि कहीं आज रात एंडी सुसाइड ना कर ले। सुबह में जब सभी कैदियों के सेल खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर ही नहीं आता है। इस वजह से रेड का शक और बढ़ जाता है। इसके बाद गार्ड जब उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वे पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूतों को पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी वहां पर जेल का सायरन बजता है और ये सायरन तभी बजता है जब कोई कैदी भाग गया होता है। इसके बाद वार्डन एंडी के सेल में जाता है। वहां पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ पर है। रेड बेचारा खुद ही शॉक होता है क्योंकि वो रात भर यही सोच रहा था कि कहीं एंडी सुसाइड ना कर ले, लेकिन अब देख रहा है कि एंडी सेल से ही गायब है। वार्डन से कहता है कि मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस पर वार्डन कहता है कि क्या वो भूत है जो रातों रात गायब हो गया, क्योंकि रात में जब काउंटिंग हुई थी तो वो प्रेजेंट था और जब सुबह में जैसे ही सेल खुला तो वो गायब हो गया। इसके बाद वो गुस्से में वहां पर पड़े कंकड़ को उठाकर सबको मारने लगता है। एक कंकड़ वो उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा हुआ था, लेकिन कंकड़ टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहां पर एक बहुत ही बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत ही मजबूत होती है और यहाँ पर बिना किसी मशीन या किसी बड़ी हथियार की मदद के बिना सुरंग बनाना इम्पॉसिबल था। लेकिन एंडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद सभी गार्ड उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी के कपड़े, साबुन, कंघी और एक हथौड़ी मिलती है जो पूरी तरीके से घिस चुकी थी। ये वही हथौड़ी थी जो एंडी ने रेड से 20 साल पहले मंगवाई थी, जिसे देखकर रेड ने कहा था कि इस हथौड़ी से सुरंग खोदने में करीब 600 साल लग जाएंगे। लेकिन एंडी ने उसी हथौड़ी की मदद से 20 सालों में ही जेल में सुरंग बना दिया था। वो दीवारों से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने लास्ट टाइम जब वार्डन का काम किया था तो उसके काले धन वाले सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है और उसके लॉकर में जो जमा करता है वो होता है उसका बाइबल। वार्डन को इस बात का जरा भी पता नहीं चल पाता है। साथ ही वार्डन ने एंडी को जो कपड़े प्रेस करने के लिए देते, एंडी उसे भी अपने साथ ले लेता है और उसके साथ में उस जूते को भी पहन लेता है जिसे वार्डन ने बोला था कि इसे शीशे की तरह चमका देना। एंडी उसे पहनकर वहां से निकल जाता है और जैसे ही रात में सेल की सभी लाइटें बंद होती है वो सुरंग से बाहर निकलता है और उसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर की पाइप में रेंगते हुए उस जेल से बाहर निकल जाता है जहां से आज तक कोई भी भाग नहीं सका था। जिस गटर के पाइप से रेंगते हुए वो बाहर निकला था वो पाइप 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर था। जेल से निकलने के बाद एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का काला धन जमा था। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन एंडी के पास उस आदमी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं और वो जेल में उसके नाम का सिग्नेचर भी खुद ही करता था। तो इस वजह से वो बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है जो कि $2.95 मिलियन थे, यानी कि एंडी आजाद भी हो गया और साथ में वो करोड़ों का मालिक भी बन गया था।
एंडी के पास वार्डन के सारे काले चिट्ठों के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। ये खबर अखबार में छप जाती है और इसके बाद वार्डन अपनी तिजोरी को खोलकर देखता है तो उसे अपने डॉक्यूमेंट्स की जगह पर बाइबल की बुक मिलती है जिसमें लिखा था कि मुक्ति इसी में है। और उसके बाद जब वो पेज पलटता है तो देखता है कि उसमें हथौड़ी रखने की जगह थी। एंडी अपनी हथौड़ी को उसी में छुपाए रखता था और आज के 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की तलाशी के लिए उसके रूम में गया था और उसने उसके हाथ से वो बाइबल ले ली थी तो उस टाइम जो हथौड़ी थी वो उस किताब में ही थी, जो कि अगर वो थोड़ा सा भी उस किताब को खोलता और हथौड़ी को देख जाता तो एंडी का क्या होता, ये तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ दिनों बाद रेड की सजा को माफ कर दिया जाता है और उसे एक नौकरी दी जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में उसका भी मन नहीं लगता है क्योंकि उसे भी जेल में आए हुए 40 साल हो गए थे और वो भी ब्रुक्स की तरह जेल का आदी हो गया था। रेड उसी कमरे में रह रहा था जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहा करते थे। रेड का भी मन इस संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी सुसाइड करना चाह रहा था ब्रुक्स की तरह। लेकिन तभी उसे अपना वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और इसी वजह से वो अपने वादे को पूरा करने के लिए उस खास मैदान में जाता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, साथ ही पत्थर की दीवार भी होती है और उस दीवार पर एक काला पत्थर भी होता है। और जब रेड उस पत्थर को उठाता है तो देखता है कि उसके नीचे बॉक्स है। वो बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें एक लेटर और कुछ पैसे रखे हुए हैं जो कि एंडी का होता है। इस लेटर में लिखा था कि तुमको तो उस जगह का नाम तो याद ही होगा जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। इस पर रेड कहता है कि जुआतनेयू। आगे एंडी कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। आगे एंडी ने लिखा है कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी चीजों में सबसे अच्छी चीज होती है और ये कभी नहीं मरती है। ये देखकर रेड बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये लेटर एंडी ने जेल से बाहर आने के बाद लिखी थी। जेल में उसने जब ये बातें उसे बताई थी तो उस समय यहाँ पर कोई भी बॉक्स नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो बाहर जरूर निकलेगा और इसी उम्मीद पर उसने रेड को बॉक्स के बारे में बताया था। इसके बाद रेड उस जगह के लिए निकल जाता है जिसका जिक्र एंडी ने किया था और जब वो समुद्र के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि एंडी अपनी नाव को ठीक कर रहा है। ये जगह एंडी का वो सपना होता है जो उसने रेड के साथ शेयर किया था। एंडी ने कहा था कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि इसी उम्मीद की बदौलत एंडी ने फिर से अपना सब कुछ पा लिया था। इसलिए दोस्तों लाइफ में कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम आए, अगर आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं। सोचिए एंडी की उम्मीद और उसका पेशेंस कितना बड़ा था। अगर उससे एक भी बार कोई मिस्टेक होती तो हमेशा के लिए उस जेल में कैद हो जाता। जैसे अगर वार्डन ने उसका बाइबल ओपन कर लिया होता या उसके पोस्टर को वहां से निकलवा देता। लेकिन ये सब जानने के बाद भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और धैर्य के साथ अपने काम को करता रहा और इसी वजह से वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। तो दोस्तों अगर आपके अंदर एंडी का केवल 10% ही धैर्य और उम्मीद है तब भी आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।